हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए विषय हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न नंबर 1 में साहित्यिक गद्यांश का पैराग्राफ आता है, तो उस पैराग्राफ को पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये प्रश्न 7 अंक का आता है। इसमें किस टाइप के पैराग्राफ पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ आपके लिए लेके आए हैं, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पत्र में पैराग्राफ दिया रहता है, उसको हमें पढ़ना होता है। इसमें पैराग्राफ इस प्रकार से है: भाषा समूची युग्म चेतना के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसे सशक्ता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल मुहावरों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा पैराग्राफ दिया है जो कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भाषा से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैराग्राफ में कि भाषा किसका सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पर हमें बोलना है कि भाषा समूचे युग्म चेतना का अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ये जो इसका प्रश्न है, ये सबसे पहले वाले लाइन में ही इसका आंसर है। भाषा समूची युग्म चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ये पहले लाइन में ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कारों का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें आगे हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव के कारण अद्भुत नए संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसके लिए नए प्रयोग की नई भाव योजनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ 2023 में आया है, तो इसको पढ़कर आपको समझना है। और यहाँ पर प्रश्न क ख ग घ इंगा तक है इसमें, तो इन सारे प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि 2022 में आया है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्देश होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निजी का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवर्ती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको हमें पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो इसका पहला आंसर है, और इसमें का से लेकर इंगा तक प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर साहित्य इसके पहले वाले लाइन में ही इसका आंसर है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। दूसरा ही यहाँ पर कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ही हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है। तो इसमें लिखना है हमें, जो भाषा अपनी निजी का साहित्य नहीं रखती वह भिखारिन के समान समझी जाती है। जो अपने साहित्य को ही नहीं रख पाता है उसे भाषा को ही भिखारिन के समान समझा जाता है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर दिया है। तो इस तरीके से हमें पैराग्राफ को पढ़ के लिखना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट गद्यांश है, आत्मा अजर और अमर है। इसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना ही भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है। इस तरीके से है। तो इसको हमें पूरा पढ़ना है और इसमें का से लेकर इंगा तक प्रश्न है, इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। इसको पढ़कर आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और ये जो गद्यांश है ये 2019 में आया है। नेक्स्ट गद्यांश है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन हम इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव के निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बहुत दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटा जलता है और निंदा का जल
छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गद्यांश दिया है, ये सारे गद्यांश साहित्यिक गद्यांश से रिलेटेड है, तो इसको हमें पढ़कर समझना होता है। मतलब इसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया जाता है, इसको हमें पढ़कर समझना होता है। जैसे कि इसमें ईर्ष्या और द्वेष से रिलेटेड है। तो ईर्ष्या मतलब जलन और द्वेष मतलब जो लोगों से जलते हैं, इस तरीके की इसमें मतलब कहानी या तो गद्यांश दिया हुआ है। तो इसको हमें पढ़कर समझना है कि ईर्ष्या और द्वेष से क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से मतलब लोगों के प्रति भावनाएं रखते हैं और मतलब लोगों के प्रति किस प्रकार से बातें करते हैं, इस तरीके के यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर इसको हमें पढ़कर समझना है और इसका आंसर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है 2024 में आया है, इसका पहला प्रश्न है, इस ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यक क्यों नहीं होता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनको कोई दंड नहीं देने की क्यों आवश्यक होता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं उसको अपने ही हाल में छोड़ देना चाहिए, उसको कोई दंड देने की आवश्यक नहीं होता है। तो इसका हमें आंसर लिखते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यक नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह तो दूसरों की उन्नति को देखकर उनसे ईर्ष्या रखने के कारण कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। जो लोग जलते हैं, जो लोग अपने मन में ईर्ष्या, और ईर्ष्या मतलब जलन, और द्वेष मतलब उनके प्रति गलत भावनाएं मतलब वो अगर कोई इंसान अगर उन्नति करता है तो उसको देखकर जलन की भावना जो रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुखद नहीं हो पाता है, सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं, दूसरों के विचारों, दूसरों ने क्या किया है, यही सब सोचते रहते हैं और अपने जीवन में सुख का अनुभव कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों के भावनाओं में ही, दूसरों के मतलब दूसरों के उन्नति में ही उलझे हुए रहते हैं कि वो क्यों उन्नति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके की भावना में वो अपने जीवन में जो सुख है उसको अनुभव नहीं कर पाता है और सदैव कष्ट ही भोगते हैं और उनको हमेशा कष्ट ही होता है। भला इससे बड़ा दंड उनके लिए और क्या हो सकता है। इससे बड़ा दंड उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित व्यक्ति को, जो निंदक होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मतलब दंड देने के लिए मतलब उनको नहीं सोचना चाहिए कि उनको दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसको पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ के अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना है। ये जो गद्यांश है ये साहित्यिक गद्यांश है, इसको हमें पढ़ के समझ के उसका आंसर देना होता है। तो टोटल ये 7 मार्क्स के होते हैं और ये प्रश्न पत्र में पहले प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है। अब जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निबंध लेखन। तो इसमें हमें निबंध लिखना होता है जो कि 8 मार्क्स के होते हैं और इसमें 250 शब्दों में हमें लिखना होता है इसको। तो इसमें हमें एक निबंध आएगा, उसके बारे में हमें पूरा लिखना होता है। आपको इसमें मतलब पॉइंट भी दिया रहेगा कि इस पॉइंट में आपको मतलब 4-5 पॉइंट दिया रहेगा, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, मतलब लिखना होता है। या तो आपको पॉइंट नहीं भी दिया रहेगा। तो पेपर में किस तरीके का निबंध आता है उसको देखते हैं। तो इसमें निबंध है भारत की बढ़ती जनसंख्या, या तो जनसंख्या वृद्धि का संकट, इस तरीके का मतलब निबंध आएगा लिखने के लिए। तो ये है 2024 में आया है, 22 में आया है, 18, 16 और 13 में भी आया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसके लिए तो इसको आपको देख के जाना है एक बार। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के लिए हमें किस किस पॉइंट में हम लिख सकते हैं उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें लिखना है कि देश की जनसंख्या वृद्धि की दर और संसाधनों की कमी। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने के बाद किस किस संकटों से निपटना होता है। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 16% है। आज़ादी के समय यहाँ 33 करोड़ थी, किंतु सन 2011 के संपन्न जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो जनसंख्या वृद्धि है
कब किस तरीके से हुआ है उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें लिखना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। ये 2 पॉइंट हो गया है। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट। तो किस तरीके से यहाँ पर संकट हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि में से सबसे बड़ी हानि तो यह है कि वह बेरोजगार की भीड़ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या होगा तो उसमें क्या होगा, बेरोजगारी होगा। और यहाँ पर बेरोजगारी से समाज में मतलब कि अपराध बढ़ती है। जब अपराध बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यद्यपि सरकारी और गैर सरकारी तथा निजी स्तर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खुल रहे हैं, फिर भी जनसंख्या के भारी दबाव के कारण सारे प्रयास ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब जैसे जितनी सुविधाएं होंगी, सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पर जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो ये सारे सुविधाएं कम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा इस बात से तात्पर्य है जो भी व्यवस्था की जाती है वह व्यर्थ ही लगता है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, चौथा पॉइंट है विश्व में जनसंख्या की स्थिति। उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या की स्थिति है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का पर नियंत्रण का उपाय। यहाँ पर लास्ट में हमें निष्कर्ष या तो उपाय लिखना चाहिए। तो उपाय में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए जागरूकता की गहरी आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों की जागरूक होना जरूरी है। जब जनसंख्या वृद्धि कम होगा तभी जब लोग जागरूक होंगे। इसके लिए परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करना होगा कि जनसंख्या कम किस प्रकार से होगा, उस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए। और शिक्षा का प्रसार, सीमित परिवार के महत्व का ज्ञान, यहाँ पर शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए। जब लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि कम होगा। और यहाँ पर परिवार का महत्व का ज्ञान, गर्भ निरोधक उपायों के प्रति जनता की रुचि को जागृत करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिखना होगा। नेक्स्ट निबंध है मेरा भारत महान और अथवा में भारत भूमि महान। दोनों में से किसी एक तरीके से पूछा जा सकता है। ये 2014 और 23 में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत, मेरा भारत महान मतलब भारत देश के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रकृति सौंदर्य की भौगोलिक स्थिति। मतलब जो भारत देश है उसकी मतलब सौंदर्यता कहाँ कहाँ है, तो प्रकृति सौंदर्य सबसे ज़्यादा है भारत में, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गौरवशाली इतिहास। यहाँ भारत में इतिहास से रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर विविधता में एकता, मतलब वेशभूषा, खान पान और भाषा। विविधता मतलब अलग अलग मतलब खान पान, वेशभूषा इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विविध धर्मावलंबी परंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसके बारे में लिखना है। विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। फिर है लास्ट में यहाँ पर भारत संस्कृति, मतलब संस्कृति के बारे में लिखना है। उच्च कोटि के जीवन मूल्य। लास्ट में यहाँ पर लिखना है, मतलब निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि भारत देश आपको किस तरीके से अच्छा लगता है, या जो भी है जो चीज़ आपको अच्छा पॉइंट लगता है उसको हमें निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा देश संसार के सभी देशों में शांति चाहता है, वह सबका हित एवं विकास चाहता है। हमारे देश का इतिहास गौरवशाली है, अतः मेरे भारत महान कहना बड़ा अच्छा लगता है। वह वर्तमान भारत आपकी कुछ कमियों को दूर कर ले तो निश्चय ही हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मेरा भारत महान। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें निबंध पेपर में बार बार पूछा जाता है वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन और पर्यावरण, वन रहे हम रहे। इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि 2014, 2009 और 2017 में आया है। तो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में हमें लिखना है, वृक्षारोपण के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वन के बारे में हमें लिखना है कि वन हमारे लिए किस प्रकार से
मानव जीवन के संरक्षक है। वन के बिना मानव जीवन संपन्न नहीं होगा। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो मानव कोई भी जीवन मतलब कोई भी जीव जंतु पक्षी कोई भी नहीं रह सकता है। तो उसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि मानव जीवन का एक एक पल वनों का ऋणी है, क्योंकि वन मतलब वृक्षों से, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है और मानव जितने भी सारे जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ों के लिए छोड़ते हैं और वृक्ष से, पेड़ पौधे से हमें बहुत सारे आवश्यकता अनुसार हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हम अपने भोजन के लिए वृक्ष पर, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं और अपने सुविधा के अनुसार जितनी भी सारी चीज़ें, जैसे फर्नीचर हो गया तो लकड़ी पेड़ों पर ही निर्भर रखते हैं कि लकड़ी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम अपने मतलब अनुसार लिख सकते हैं जितना हमें समझ आ जाए। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वे हमारे सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं और जब बच्चा छोटा होता है उसको झूला झूलने के लिए जो झूला होता है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरीके से हमें लिखना है, हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की ये 3 मूलभूत आवश्यकता वन ही पूरा करती है। मनुष्य आदि जीवित हैं तो वनों की कृपा पर ही मनुष्य जीवित है। फिर लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, वन संरक्षण की आवश्यकता हमें किस प्रकार से आवश्यक है वनों को संरक्षण करने के लिए। तो वन में मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तु उपलब्ध करते हैं। रबड़, गोंद, फल फूल, कागज, पत्ते, छाल आदि सब इन्हीं से प्राप्त होता है और वनों प्रकृति संपदा के भंडार हैं। वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वातावरण को शुद्ध रखना, वर्षा लाना तथा बाढ़ रोकना मतलब यहाँ पर वनों का वातावरण को शुद्ध रखना मतलब जो वायु है उसको फिल्टर करता रहता है वन। फिर वर्षा, अगर वन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होता है तथा बाढ़ को रोकना, जितने सारे मतलब पेड़ पौधे रहेंगे उसके जड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखता है जिससे कि बाढ़ ना आ पाए। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वृक्षारोपण और वन महोत्सव करना चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण और जल संतुलन में वनों का उपयोग। तो वायु प्रदूषण को रोकता है, वायु को वन क्या करता है, फिल्टर करता है और जल संतुलन में वनों का उपयोग। तो हमें यहाँ पर उसको पढ़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकृति स्वरूप के रक्षक। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, वन होगा तो हम होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि वन किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखता है। तो वन किस तरीके से हमारा मतलब सहयोग करता है, मतलब वन पर ही हम लोग निर्भर रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है कि वन, हाँ, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वन क्या करता है, ऑक्सीजन गैस देता है। ऑक्सीजन गैस के बिना मनुष्य जीवन यापन करना मुश्किल होता है और वन को हमें काटना, जलाकर नष्ट आदि बंद ना किया तो जिस प्रकार आज कुछ पशु पक्षी प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।